नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 13वां जो हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन है वो अभी हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPSCC आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 26 और 27 सितंबर को आयोजित किया गया है। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस समझौते के बारे में थोड़ा और देखिए। उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में एक समझौता किया है। यह समझौता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ है, जो दिसंबर में राज्य में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर गए हुए हैं। पोमा समूह उत्तराखंड में रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की लोकेशन भारत के मानचित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। पूर्व नाम उत्तरांचल था। राजधानी देहरादून है। सबसे बड़ा शहर देहरादून है। 13 जिले हैं उत्तराखंड में। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं वर्तमान में। विधानमंडल एक सदनीय, केवल विधानसभा और विधानसभा में 70 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो उत्तराखंड के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बनी है? यानी किस देश की करेंसी है जो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली बनी है? तो अभी अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी करेंसी। तो वो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। अफगानी करेंसी आप देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अरबों डॉलर की मानवीय सहायता और एशियाई पड़ोसी देशी संग बढ़ने व्यापार की वजह से अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान या अफगानी में तेजी दिखाई जा रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस तिमाही अवधि के दौरान अफगानी मुद्रा के मूल्य में उल्लेखनीय 9% की वृद्धि देखी गई है। 2 साल पहले सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस जो है जो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है रेबीज की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं बल्कि किसी भी जंगली जानवर के काटने से हो सकता है। इस वर्ष 17वां विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की जो रेबीज डे की थीम है वो है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है।
अच्छा, सितंबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन बनाए हैं तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक। 1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर महीना, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर को महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर का प्रारंभ दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस। 12 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वहीं 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और 24 सितंबर को विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। वहीं 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और आज हमने बात की है विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो अशांत क्षेत्र संपूर्ण राज्य को घोषित किया है अभी हाल ही में मणिपुर सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी एफ्स्पा। एफ्स्पा मतलब इसका पूर्ण रूप है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र की इस घोषणा से 19 विशिष्ट पुलिस क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। पूरे राज्य में अफ्स्पा लगाने की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1981 से लागू है। 2022 में इसे 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया था। 1 अप्रैल 2023 से 4 अन्य पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना वापस ली गई है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पे इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखें। एफ्स्पा जो है ये इसका ही पूर्ण रूप है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है, इसका जो शॉर्ट रूप है वो एफ्स्पा है। ठीक है, तो चलिए मणिपुर के बारे में देखिए। मणिपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर की लोकेशन हम भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। मणिपुर का भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। राजधानी इम्फाल है, जिले 16 है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर अनिसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। विधानमंडल एक सदनीय केवल विधानसभा और विधानसभा में 60 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं। तो मणिपुर के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो MS स्वामीनाथन का भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि कृषि में उत्कृष्टता हासिल की थी। कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में खोला जाएगा? तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो बिहार के कैमूर जिले में खोला जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में खोल दिया जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा बाघ रिजर्व होगा। यानी कि दूसरा जो पहला जो बाघ रिजर्व था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था और पहला जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था और दूसरा अभी बन जाएगा
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वर्तमान में बिहार में कुल 54 बाघ मौजूद हैं। कैमूर जिले को 2 भागों में बांटा गया है, पहाड़ी क्षेत्र जिसे कैमूर का पठार कहा जाता है और पश्चिमी भाग का मैदानी क्षेत्र। कैमूर जिलों में विशाल वन क्षेत्र और यहाँ पर बाघ, तेंदुओं व चिंकारों का घर है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय भाषा उत्सव जो है वो अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ आयोजित किया जा रहा है भारतीय भाषा उत्सव। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है, यानी 40वां स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।